अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गोल्जी अपैरेटस। ओके, अब जो सेल होता है उसके अंदर एक सेल ऑर्गेनेली है जिसका नाम है गोल्जी अपैरेटस। सबसे पहले हम इसका क्या देख लेते हैं, पिक्चर्स देख लेते हैं। ओके, तो ये आप देखेंगे, ये पिक्चर्स है किसका, प्लांट सेल का। और प्लांट सेल के अंदर आपको ये दिख रही है ना, ये वाली जो स्ट्रक्चर्स, वो कौन सी है, गोल्जी अपैरेटस है। क्लियर। इसी तरीके से आप एनिमल सेल के ऊपर का पिक्चर जब आप बुक के अंदर देखेंगे तो वहां पे भी आप देखेंगे कि ये जो पिक्चर्स जो आपको दिख रहा है ये किसका है, गोल्जी अपैरेटस का है। क्लियर। तो इससे तो ये बात क्लियर हो जाती है कि चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, दोनों के अंदर गोल्जी अपैरेटस जो है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। क्लियर, पहली चीज। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या है, द गोल्जी apparatus first described by Camillo Golgi consists of a system of membrane bound vesicles arranged in approximately parallel to each other in stacks or cisternae. These membranes often have connections with the membranes of endoplasmic reticulum and therefore constitute another portion of a complex cellular membrane system. यहाँ पे ये बताया गया है कि जो गोल्जी अपैरेटस जो है, जो सेल के अंदर जो गोल्जी अपैरेटस होता है उसको किसने डिस्कवर किया था। कैमिलियो गोल्जी जो है नामक एक साइंटिस्ट है, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है ये, मतलब ये जो गोल्जी अपैरेटस होती है उसके चारों तरफ भी क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है। और ये जो गोल्जी अपैरेटस जो होती है ये किसकी फॉर्म में होते हैं, वेसिकल्स की फॉर्म में होते हैं। क्लियर। और ये जो वेसिकल्स जो होती है वो कैसे अरेंज होती है, मतलब स्टैक्स के अंदर। स्टैक्स का मतलब एक दूसरे के ऊपर, मतलब जैसे ढेर लग जाता ना बंडल, उसकी फॉर्म में होती है। ओके, तो एक दूसरे के ऊपर यदि कोई वेसिकल्स रखी हुई होगी तो वो एक दूसरे की क्या होगी, पैरेलल होती है। ओके, तो ये जो वेसिकल्स होती है इनको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्न। क्लियर। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो गोल्जी अपैरेटस जो होती है वो किससे बना होता है, सिस्टर्न से बना होता है। और ये जो सिस्टर्न्स होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती है और स्टैक्स के अंदर, मतलब ढेर या बंडल जो होता है ना, एक के ऊपर एक जो होता है उसमें प्रेजेंट होती है। क्लियर। तो हम स्ट्रक्चर में देख लेते हैं गोल्जी अपैरेटस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो गोल्जी अपैरेटस है वो कहाँ देखने को मिल रहा है, ये है हमारा गोल्जी अपैरेटस। क्लियर, ये वाला जो है ना गोल्जी अपैरेटस, इसमें 1 2 3। ठीक है, तो ये जो है किसकी फॉर्म में है, ये जो है किसकी फॉर्म में होता है, वेसिकल्स की फॉर्म में होता है। और ये जो वेसिकल्स होती है इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्न है। ठीक है, सिस्टर्न बोलते हैं। और देखो आप देखेंगे कि ये जो सिस्टर्न है 1 2 3 एक दूसरे के क्या ऊपर है, मतलब स्टैक के ऊपर ढेर जैसा लग जाता है ना एक दूसरे के ऊपर, जैसे हम कोई ब्लॉक रखते हैं तो वैसे एक दूसरे के ऊपर ये अरेंज रहती है। तो जब एक दूसरे के ऊपर अरेंज रहती है तो ये एक दूसरे की क्या होगी, पैरेलल होगी। क्लियर। इसी तरीके से आप देखेंगे एनिमल सेल के अंदर गोल्जी अपैरेटस का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी सेम होता है। इसके अंदर भी जो ये जो गोल्जी अपैरेटस के अंदर जो वेसिकल्स होती है जिसको हम सिस्टर्न कहते हैं, वो स्टैक्स के अंदर प्रेजेंट होती है। स्टैक्स का मतलब एक के ऊपर ढेर, मतलब उसके अंदर प्रेजेंट होगी। और ये जो होती है वो पैरेलल होती है, जैसे ये एक, मतलब क्या होती है, ये एक दूसरे के ऊपर है ना, तो जब एक दूसरे के ऊपर, जैसे सपोज ये लाइन है और ये लाइन है, अगर इस तरीके से अरेंजमेंट होता है किसी चीज का तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, ये एक दूसरे की क्या है, पैरेलल है। तो गोल्जी अपैरेटस में भी क्या होगा, एक सिस्टम सेकंड थर्ड, तो ये एक दूसरे के ऊपर क्या होती है, स्टैक्स की फॉर्म में रखे हुए, पहली चीज। ओके, और दूसरी चीज है कि ये जब एक दूसरे के ऊपर रखे हुए तो एक दूसरे की क्या होगी, ये वेसिकल्स जो होगी वो पैरेलल भी होगी। क्लियर। अब हम बोल रहे हैं कि ये जो गोल्जी अपैरेटस जो होता है वो कैसा ऑर्गेनेली है, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, मतलब इसकी चारों तरफ क्या होती है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। क्लियर। तो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, तो ये बताया गया है कि जो गोल्जी अपैरेटस का जो मेम्ब्रेन होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन जो होती है उससे क्या होता है, कनेक्टेड होता है। क्या होता है, उससे कनेक्टेड होता है, मतलब दोनों क्या होती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है। क्लियर। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो चीजें बनती है, क्या क्या चीजें बनती है, वहां पे प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, फैट बनता है, लिपिड बनता है। तो वो सारा जो चीजें वहां पे मटेरियल्स बनते हैं वो सारा सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, गोल्जी अपैरेटस करता है। क्लियर। देयरफॉर कॉन्स्टिट्यूट अनदर पोर्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम। तो मतलब ये दोनों गोल्जी अपैरेटस का जो मेम्ब्रेन है, ओके, गोल्जी अपैरेटस की जो मेम्ब्रेन है और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन जो होती है वो एक दूसरे से मतलब कनेक्टेड रहती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो सेल होती है उसके अंदर क्या बन जाता है, एक कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम बन जाता है। क्लियर। तो यहाँ पे ये चीज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से
मतलब जो मटेरियल्स जो होते हैं वो सेल के अंदर बनते हैं और फिर कैसे पहुंचते हैं, तो वो यहाँ पे ये जो होता है ना, जो कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम होता है, तो उसकी वजह से क्या होते हैं, मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट बहुत इजी हो जाते हैं सेल के अंदर। क्लियर। अब ये जो पैराग्राफ है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इस पैराग्राफ के अंदर हमें क्या बताया गया है, जो गोल्जी अपैरेटस जो होते हैं उसके फंक्शंस बताए गए हैं। तो अब हम पहले सबसे पहले रीड करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी की एक एक लाइन दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, उसमें से कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए बुक पढ़ना बहुत कंपलसरी है। The material synthesized near the endoplasmic reticulum is packaged and dispatched to various targets inside and outside the cell through the Golgi apparatus. Its functions include the storage, modification, packaging of product in vesicles. Clear? In some cases, complex sugar may be made from simple sugar in the Golgi apparatus. The Golgi apparatus is also involved in the formation of lysosome. तो यहाँ पे ये जो पूरा पैराग्राफ जो है, ये जो पूरा पैराग्राफ है, इसमें गोल्जी अपैरेटस के क्या बताए गए हैं, फंक्शंस बताए गए हैं। तो सबसे पहला फंक्शन जो है वो गोल्जी अपैरेटस का क्या है, कि जो गोल्जी अपैरेटस जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है उसके अंदर या उसके पास में जो भी मटेरियल क्या होते हैं, बनते हैं, तो उसको क्या करता है, पैकेज करने, मतलब उसको मतलब पैकेज करता है। ओके, और फिर मतलब स्टोर करता है, कहने का मतलब, ठीक है, और अपने में आके क्या करता है, स्टोर करता है। स्टोर करने के बाद वो जो गोल्जी अपैरेटस जो है वो उस मटेरियल को क्या करता है, सेल के अंदर जो मतलब टारगेट्स जो होते हैं, ओके, सेल के अंदर जो अलग अलग जगह होती है वहां पे उनको क्या करता है, डिस्पैच करने का काम करता है। ओके, सपोज क्या है कि जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में जो मटेरियल बन रहे हैं, सपोज उसको क्या करना है, सेल के अंदर क्या करना है, डिस्पैच करना है, भेजना है, या फिर सेल के बाहर उसको क्या करना है, डिस्पैच करना है, वो सारा काम कौन करता है, गोल्जी अपैरेटस करता है। ये पहला फंक्शन है। ओके, तो जैसे कुछ मटेरियल जो इंपॉर्टेंट है उसको वो क्या करेगा, सेल के अंदर की तरफ डिस्पैच करेगा। कुछ वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो सेल के अंदर अनयूजफुल है, तो उसको क्या करेगा, सेल के बाहर क्या कर देगा, डिस्पैच करने का काम करेगा। क्लियर। अब दूसरा फंक्शन क्या है, कि जो दूसरा फंक्शन ये होता है कि जो गोल्जी अपैरेटस जो होते हैं कुछ केसेस के अंदर, ओके, कुछ केसेस के अंदर ये क्या करता है कि जो कॉम्प्लेक्स शुगर जो होती है उसको सिंपल शुगर के अंदर क्या करता है, कन्वर्ट करने का क्या करता है, काम करता है। क्लियर। दूसरा काम है गोल्जी अपैरेटस का। अब तीसरा काम ये होता है कि सेल के अंदर क्या होते हैं, लाइसोसोम का जो फॉर्मेशन होता है उसके अंदर भी गोल्जी अपैरेटस का क्या होता है, एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। क्लियर। तो यहाँ पे जो मतलब गोल्जी अपैरेटस के जो फंक्शंस हुए वो क्या 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 हो गए, एक तो स्टोर करने का काम हो गया। ओके, जो भी मटेरियल मतलब सिंथेसाइज होते हैं उनको स्टोर करता है। ओके, फिर मॉडिफिकेशन है, पैकेजिंग है प्रोडक्ट्स के, मतलब वेसिकल्स के अंदर जो भी मतलब क्या बन रहे हैं, मटेरियल बन रहे हैं, उसको स्टोर करेगा, उनको मॉडिफाइड करेगा यदि उनको उसके अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, उनको पैकेजिंग करता है। तो ये जो सारे फंक्शंस जो है वो गोल्जी अपैरेटस के होते हैं। क्लियर। तो ये चारों फंक्शंस जो है वो आपको क्या करने हैं, बाय हार्ट जो है वो लर्न कर लेने हैं। अब ये जो पॉइंट जो है इसके अंदर ये है कैविलियो गोल्जी का साइंटिस्ट का पिक्चर। ओके, और यहाँ पे इनके बारे में थोड़ा दिया गया है, वो आपको खुद को सेल्फ पढ़ना है, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए यहाँ पे बताया गया है। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लाइसोसोम। ओके, ये पिक्चर्स जो है वो किसका है, गोल्जी अपैरेटस का है। इस गोल्जी अपैरेटस के स्ट्रक्चर्स में हम देखते हैं कि जो सिस्टरने होती है। क्लियर। जो सिस्टरने जो होती है, ओके, वो एक दूसरे के ऊपर जो होती है वो स्टैक के अंदर प्रेजेंट होती है। जैसे एक सिस्टरने, सेकंड सिस्टरने, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, एक दूसरे के ऊपर स्टैक, मतलब एक दूसरे के ऊपर जैसे ढेर लगाते हैं ना, वैसे ये प्रेजेंट होती है। क्लियर। और ये जो सिस्टरने जो होती है वो एक दूसरे के पैरेलल, जैसे एक यहाँ है एक यहाँ है, मतलब ये एक दूसरे से जो होती है ना मिलती नहीं है। ओके, तो पैरेलल होती है और स्टैक की फॉर्म में एक दूसरे के ढेर के ऊपर, मतलब ऐसे अरेंजमेंट होता है उनका। ओके, अब जो गोल्जी अपैरेटस जो होता है उनके अंदर जो कैविटी होती है, सिस्टरने के अंदर जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं ल्यूमेन। क्लियर। अब इसकी दो फेस होती है, एक फेस होता है गोल्जी अपैरेटस का सिस फेस और दूसरा होता है ट्रांस फेस। क्लियर। इतना डिटेल में आपको नहीं जाना है। अब क्या होता है कि आप इस पिक्चर्स में आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे क्या बन रही है, नई वेसिकल्स बन रही है। नई वेसिकल्स कब बनती है, तो इसमें आप देखा होगा कि जो गोल्जी अपैरेटस जो होते हैं उसका मेन फंक्शन क्या होता है, स्टोर करने, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसाइज जो बनता है, प्रोटीन बनता है, जो भी मटेरियल वहां पे बनता है, तो वो सबसे पहले गोल्जी बॉडी के अंदर आके क्या होता है, स्टोर होता है।
फिर वो गोल्जी बॉडी जो होती है वो उस मटेरियल को क्या करती है, स्टोर तो करती है, उसके साथ साथ में क्या करती है, उनको पैकेज करती है, उनको मतलब पैकेज का मतलब उसके छोटे छोटे पैकेज मतलब वेसिकल्स बनाती है, और उसको ऑल मतलब जो सेल होती है, ऑल ओवर जो सेल होती है उसके अंदर क्या करती है, सिक्रेट करती है। क्लियर। तो पहले क्या बनेगी, जो भी स्टोर्ड गोल्जी बॉडी के अंदर जितना भी मटेरियल स्टोर होगा उसको मतलब वेसिकल्स बनाएगी, और मतलब जितने भी मटेरियल को वेसिकल्स के अंदर डालेगी, और फिर ये जब पूरी वेसिकल्स बन जाएगी तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो वेसिकल सपोज बन गई है, और ये देखो आपको दिख रही है, ये जो वेसिकल्स बनी हुई आपको दिख रही है, फिर इसको क्या करती है, सेल के अंदर क्या करती है, जहाँ पे इनकी जरूरत होती है, जहाँ पे जिस सब्सटेंसेस की जरूरत होती है वहाँ पे उनको क्या करती है, पहुंचाने का क्या करती है, काम करती है। क्लियर। इसके अलावा गोल्जी बॉडी का दूसरा फंक्शन ये होता है कि लाइसोसोम के फॉर्मेशन के अंदर भी हेल्पफुल होता है। तीसरा ये है कि जो कॉम्प्लेक्स शुगर अगर बॉडी के अंदर सेल के अंदर कहीं बन गई है तो उसको सिंपल शुगर के अंदर कन्वर्ट करना है, तो वो भी काम कौन करता है, गोल्जी अपरेटस करता है। क्लियर। तो ये पूरा गोल्जी अपरेटस का पिक्चर प्लस इसके फंक्शन। ओके। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लाइसोसोम। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल फॉर द सेल। क्लियर। Lysosomes are a kind of waste disposal system of the cell. Lysosome help to keep the cell clean by digesting any foreign material as well as worn out cell organelle. Clear? Foreign materials entering the cell such as bacteria or food as well as old organelle end up in the lysosomes, which break them up into the small pieces. Lysosomes are able to this because they contain powerful digestive enzymes capable of breaking down all organic materials during the disturbance in cellular metabolisms. For example, when the cell gets damaged, lysosome may burst and the enzyme digest their own cell. Therefore, lysosomes are also known as the suicide bags of a cell. Structurally, lysosomes are membrane-bound sacs filled with digestive enzymes. These enzymes are made by RER. तो रफ एंडो, RER का फुल फॉर्म है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सबसे पहले जो लाइसोसोम्स जो होते हैं वो कैसे स्ट्रक्चर्स होती है, मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स होते हैं, मतलब सेक लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। सेक का मतलब जैसे आप समझ लीजिए कि जैसे बोरा होता है ना जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, सेक लाइक स्ट्रक्चर समझना है आपको। और ये जो सेक जो होते हैं इसके चारों तरफ क्या होती है, मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रेजेंट होती है। और ये जो लाइसोसोम्स जो होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होता है वो कौन बनाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो वहां पे एंजाइम का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और ये एंजाइम्स जो होते हैं फिर वो लाइसोसोम के अंदर क्या होता है, जाके स्टोर हो जाते हैं। क्लियर। और ये जो एंजाइम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, मतलब किसी भी चीज को क्या कर जाते हैं, डाइजेस्ट कर जाते हैं। मतलब उसको मतलब डाइजेस्ट करने का मतलब ये होता है कि कोई भी यदि कॉम्प्लेक्स चीज होती है तो उसको सिंपलर फॉर्म के अंदर क्या करते हैं, जो एंजाइम कन्वर्ट करते हैं उस एंजाइम को हम बोलते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम। तो यहाँ पे है ये लाइसोसोम की स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया है। अब हम देखेंगे इसके फंक्शंस क्या है। तो सबसे पहले आप सेल ऑर्गेनेली जो ये प्लांट सेल है उसके अंदर आप लाइसोसोम का स्ट्रक्चर्स देख लीजिए। सबसे पहले तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर्स जो दिख रहा है वो क्या है, लाइसोसोम है। ओके, तो आप देख रहे हो ना ये एक मतलब सेक जैसे एक मतलब वैक्यूल जो होता है ना, जैसे थैला जैसे उस तरह का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो ये एनिमल सेल है उसके अंदर भी ये चीज जो है वो किसकी स्ट्रक्चर्स है, वो ये है लाइसोसोम। ये भी क्या है, सेक लाइक स्ट्रक्चर है। मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब इनके चारों तरफ भी क्या होती है, मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रेजेंट होती है और इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो आपने स्ट्रक्चर देख लिया लाइसोसोम कैसा होता है। अब हम चलते हैं इसके फंक्शन के बारे में। क्लियर। तो अब हम देखते हैं इसके फंक्शन। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि जो लाइसोसोम्स जो होता है सेल के अंदर, जो लाइसोसोम्स होते हैं उसका फंक्शन क्या होता है। क्लियर। तो जो लाइसोसोम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेल के अंदर क्या बनाते हैं, एक तरह का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम जो होते हैं वो क्या करते हैं, ये सेल के अंदर क्या करते हैं, बनाते हैं। ओके, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम के नाम से आप समझ में आ गया होगा कि अगर सेल के अंदर कोई भी चीज वेस्ट है तो उसको मतलब डिस्पोज करना है। डिस्पोज करने का मतलब क्या है, उसको बाहर निकालना है सेल से। तो उसका काम कौन करता है, लाइसोसोम करता है।
क्लियर। तो सेल के अंदर लाइसोसोम जो होते हैं वो सेल के अंदर एक तरह का क्या बनाते हैं, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। तो ये इसका मतलब क्या काम है ये बताया गया है यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट करते हैं कि जो डाइजेस्टिव लाइसोसोम्स जो होते हैं वो सेल के अंदर क्या करते हैं, सेल को क्या करते हैं, क्लीन करने का काम करते हैं। ओके, सेल को क्लीन करने का काम करते हैं। और कैसे करेंगे क्लीन, जैसे सेल के अंदर कोई भी फॉरेन मटेरियल चला गया, मतलब कोई से भी बाहर से मटेरियल चला गया, सपोज बाहर से कोई भी मटेरियल जाने का मतलब क्या हुआ कि सपोज सेल के अंदर कोई क्या बैक्टीरिया, कोई भी मतलब बैक्टीरिया आ गया। ओके, या फिर कोई भी फूड जो है जैसे सेल के अंदर एंटर हो गया, या कोई भी पुराना ऑर्गेनली जो है वो क्या करता है, जैसे सेल के अंदर एंटर मतलब खराब हो रहा है सपोज सेल के अंदर, या तो वो उसको क्या करेगा कि मतलब उसको क्या कर देगा, उनको मतलब सेल से क्या करेगा, उनको डाइजेस्ट कर देगा। मतलब ओके, डाइजेस्ट करने का मतलब होता है कि अगर वो फॉरेन मटेरियल सेल के लिए अनयूजफुल है, वो बैक्टीरिया सेल के लिए हार्मफुल है, यदि कोई सेल के अंदर कोई मतलब ऑर्गेनली जो है वो क्या हो गया, बहुत पुराना हो गया है, अब सेल के लिए यूजफुल नहीं है, तो वो सेल को क्या कर देगा, मतलब उन सारी इन तीन चीजों को, फॉरेन मटेरियल है, कोई भी बैक्टीरिया है, कोई भी ओल्ड ऑर्गेनली है जो सेल के लिए अनयूजफुल है, उसको क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा। ओके, क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्ट करने का मतलब क्या होता है, उसको अपने अंदर क्या कर लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है, उसको अपने निगल लेता है। फिर उसके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं वो उसको क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन करते जाते हैं। क्लियर। तो एंड अप इन द लाइसोसोम, मतलब अपने अंदर क्या करते हैं, वो लाइसोसोम डाइजेस्ट कर लेता है, निगल लेता है उसको। फिर निगलने के बाद क्या करते हैं, विच ब्रेक देम अप इनटू द स्मॉल पीसेस। फिर उसको क्या करता है, मतलब अपने अंदर डाइजेस्ट करने के बाद उसको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करता है, ब्रेक करता जाता है, टूटता जाता है। क्लियर। ये इसके अंदर बताया गया है। तो जो मतलब ऐसा क्यों करता है, ऐसा किस रीजन से मतलब कर पाता है कि पहले मतलब जो सेल के अंदर मतलब जैसे कोई फॉरेन मटेरियल चला गया, कोई बैक्टीरिया है और कोई ओल्ड ऑर्गेनेली है जो सेल के अंदर कुछ काम के नहीं है, उसको ब्रेक कर देता है। लेकिन वो ब्रेक कैसे करता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं, बहुत ही पावरफुल क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, और वो जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं वो इन जितनी भी चीजें जो सेल के लिए क्या है, मतलब अच्छी नहीं है, जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल जो सेल के लिए अनयूजफुल है, उसको क्या कर देंगे, ब्रेक डाउन कर देता है, उनको छोटे छोटे पीसेस के अंदर क्या कर देता है, मतलब ब्रेक कर देता है, जिससे जो वेस्ट है वो मतलब क्या होते हैं, सेल को नुकसान नहीं पहुंचाए। क्लियर। ये इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। क्लियर। अब ये चीज मैंने बताई है कि सेल लाइसोसोम जो होते हैं वो सेल के अंदर क्या करते हैं, एक तरह का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम तैयार करते हैं। और फिर उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, वो क्या करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो करते हैं, जितने भी सेल के अंदर यदि सपोज फॉरेन मटेरियल है, बैक्टीरिया है, जितने भी ऑल ऑर्गेनिज्म जो सेल के लिए वेस्ट है, उनको क्या कर देगा, अपने डाइजेस्टिव एंजाइम से क्या कर देगा, ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है। फिर ब्रेक डाउन करके एकदम खत्म कर देगा उनको, फिर मिला। ठीक है। अब जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जो लाइसोसोम्स जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग्स कहते हैं। क्लियर। सुसाइड बैग क्यों कहते हैं लाइसोसोम को, सेल का सुसाइड बैग के नाम से जाना जाता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सुसाइड बैग ऑफ अ सेल इज कॉल्ड लाइसोसोम। क्लियर। सेल का जो सुसाइड बैग जो होता है उसको लाइसोसोम कहते हैं। सुसाइड बैग का मतलब जानते हो ना कि मतलब मतलब कभी कभी क्या होता है कि जो जब क्या होता है कि हम मतलब जब किसी ऑर्गेनिज्म का सेलुलर मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या रहता है, खराब हो जाता है। क्लियर। मतलब तो उस कंडीशन के अंदर क्या होती है कि जो सेल जो होती है, जो सेल होती है वो मतलब क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, मतलब काम करना जो होती है बंद कर देती है, मतलब प्रॉपरली काम नहीं करती है। जब हमारे किसी ऑर्गेनिजम्स का क्या होता है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म जब डिस्टर्ब होता है तो उस मतलब जब कोई बीमारी हो जाती है, क्लियर, सपोज कोई भी डिजीज हो गई है, तो उस कंडीशन के अंदर सेल जो होती है वो डैमेज हो जाती है। डैमेज होने का मतलब वर्क करना, प्रॉपर वर्क नहीं करती है उस कंडीशन के अंदर। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जो लाइसोसोम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि मतलब फट जाते हैं उस कंडीशन के अंदर, जब सेल काम नहीं करी है प्रॉपरली तो जो लाइसोसोम जो होते हैं वो फट जाते हैं। तो लाइसोसोम के अंदर क्या होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। लाइसोसोम के अंदर क्या होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो एंजाइम्स क्या करते हैं,
वो एंजाइम्स जो होंगे, जब लाइसोसोम बर्स्ट होगा तो वो एंजाइम्स क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे। और वो जब एंजाइम डाइजेस्टिव एंजाइम्स अगर लाइसोसोम से सपोज बाहर निकल जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, पूरी की पूरी जो सेल जो होती है उसको अपने अंदर क्या कर लेते हैं, वो डाइजेस्ट कर लेते हैं। ओके, तो ये जो पूरा प्रोसेस जो है, इसी कारण से हम लाइसोसोम को क्या कहते हैं, सुसाइड बैग के नाम से हम क्या करते हैं, इसको जानते हैं। क्लियर? इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि लाइसोसोम को सुसाइड बैग क्यों कहते हैं। तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि जब सेलुलर मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है या कोई डिजीज हो जाती है, उस समय हमारी सेल्स जो होती है वो वर्क करना काम बंद कर देती है। तो लाइसोसोम के अंदर जितने भी जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब लाइसोसोम बर्स्ट होगा, लाइसोसोम से डाइजेस्टिव एंजाइम बाहर आ जाएंगे, सेल के अंदर आ जाएंगे। तो वो जो एंजाइम जो होंगे ना, वो क्या करेंगे, पूरी की पूरी जो सेल होती है उसको क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। डाइजेस्ट करने का मतलब जितने भी सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनली जो होते हैं उसको छोटे छोटे पीसेस के अंदर क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। तो कुल मिला के सेल जो होगी वो बिल्कुल वर्क करना जो भी वो बंद कर देगी उस कंडीशन के अंदर। तो इसीलिए हम लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, सुसाइड पैक के नाम से इसको हम जानते हैं। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये आपको इसमें आपको 3 क्वेश्चन तैयार होंगे कि लाइसोसोम्स क्या होते हैं, लाइसोसोम क्या है। क्लियर? लाइसोसोम के फंक्शंस क्या हैं। क्लियर? तीसरी चीज है कि लाइसोसोम को सुसाइड बैग क्यों कहा जाता है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर्स मैंने बताई है, फंक्शन मैंने समझा दिया, सुसाइड बैग मैंने बता दिया। तो ये आपको तीनों टॉपिक जो है वो तैयार कर लेना। क्लियर? अब हम लाइसोसोम की जो स्ट्रक्चर्स जो है वो उसको इस पिक्चर से समझ लेते हैं। ये जो लाइसोसोम जो होता है वो सेल के अंदर वेस्ट डिस्पोजल जो सिस्टम जो होता है उसकी तरह क्या करता है, वर्क करता है। ओके, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो लाइसोसोम जो होते हैं उसके चारों तरफ क्या होती है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ओके, तो इसको हम बोलते हैं लाइसोसोम के चारों तरफ क्या होती है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। जो लाइसोसोम का जो अंदर जो कैविटी होती है उसको हम बोलते हैं ल्यूमेन। क्लियर? अब इस जो लाइसोसोम का जो ये कैविटी है या जो इसके अंदर जो मटेरियल जो होता है उसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, एक तो होता है डाइजेस्टिव एंजाइम और एक होता है प्रोटीन प्रेजेंट होता है। क्लियर? अब जो लाइसोसोम्स होते हैं उसको आप देख, अब ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम आप देखेंगे तो आपको ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं वो काफी क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्लियर? और ये प्रोटीन जो है आपको डॉट 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 में क्या रही नजर आ रही है। तो जब सेल का मेटाबॉलिज्म क्या होता है, डिस्टर्ब होता है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होती है, सेल डैमेज हो जाती है, सेल वर्क करना कम कर देती है। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होते हैं कि ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मतलब इस लाइसोसोम से क्या होते हैं, ये जो लाइसोसोम की जो मेम्ब्रेन होती है इसको क्या कर देते हैं, तोड़ के बाहर निकल जाते हैं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम मेम्ब्रेन को तोड़कर बाहर निकल जाते हैं, सेल के अंदर आ जाते हैं। और सेल के अंदर जितने भी दूसरे सेल ऑर्गेनली जो होते हैं उनको अपने अंदर क्या कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, अपने अंदर लेके उसको क्या कर देते हैं, तोड़ते मतलब ब्रेक कर देते हैं, मतलब उनको भी डैमेज कर देते हैं। तो ऑल ओवर जो सेल का जो फंक्शन जो होता है वो मतलब खराब कर देते हैं लाइसोसोम। ओके, जब सेल का मेटाबॉलिज्म, सेलुलर मेटाबॉलिज्म क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब जब हमारा कोई डिजीज हो जाती है उस कंडीशन के अंदर ये लाइसोसोम जो होते हैं वो सुसाइड बैग की तरह क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। क्लियर? तो लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, सुसाइड बैग भी कहा जाता है। और इसको हम सेल का क्या बोलते हैं, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम भी हम इसको समझते हैं कि जितनी भी मतलब कोई अगर चीज मतलब सेल के अंदर बन रही है, अननेसेसरी है वो, ओके, तो उसको बाहर निकालने का काम भी कौन करता है, लाइसोसोम करता है। क्लियर? तो यहाँ पे ये होती है लाइसोसोम के स्ट्रक्चर्स कंप्लीट। क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया इज द वेरी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनली फॉर द सेल। अब हम सबसे पहले इसको, इसका जो पैराग्राफ है इसको रीड करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी molecules. ATP is known as the energy currency of the cell. The cell body uses energy stored in ATP for making new chemical compounds and for chemical works. Mitochondria have two membrane covering instead of just one. The outer membrane is very porous while the inner membrane is deeply folded. These folds create a large surface area for ATP generating chemical reactions. Okay, mitochondria are strange organelle in the sense that they have their own DNA and ribosomes. Therefore, mitochondria are able to make some of their own proteins. तो सबसे पहले
हमें माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है वो देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एक सेल ऑर्गेनेली है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली है। और इसके चारों तरफ क्या होती है, ये डबल लेयर्ड मतलब सेल ऑर्गेनेली है। इसके चारों तरफ जो मेम्ब्रेन जो होती है ना, वो डबल लेयर्ड होती है। क्लियर। पहली चीज, जो आउटर मेम्ब्रेन जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, वो क्या होती है, वेरी पोरस। ओके, जो आउटर मेम्ब्रेन जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, वो बहुत पतली होती है, मतलब पोरस होती है, मतलब उसके अंदर छोटे छोटे होल प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, वो कैसी होती है, डीपली फोल्डेड होती है। अभी मैं बताऊंगी आपको ये पूरा स्ट्रक्चर के अंदर। ओके, अब जो अंदर वाली जो मेम्ब्रेन जो होती है उसके अंदर जो फोल्ड्स होते हैं, वो फोल्डेड होती है ना, डीपली फोल्डेड। ओके, फोल्डेड होने का मतलब उसके अंदर फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, एकदम स्मूथली नहीं होती है फोल्ड, मतलब ऊपर नीचे इस तरीके का शेप होता है। ओके, इस तरीके का शेप जो इनर मेम्ब्रेन होती है ना, वो इस तरीके की फोल्डेड होती है, इस तरीके से फोल्ड होती है। और जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो इस तरीके से होती है, मतलब ऐसे। क्लियर। तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का शेप ही हो गया। क्लियर। ओके, तो अब जो इनर मेम्ब्रेन जो होगी ना, इसकी इस तरीके से, ऐसे इस तरीके शेप की होती है, इस तरीके की शेप फोल्डेड, मतलब अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर काफी फोल्ड प्रेजेंट है, एकदम सीधी नहीं है। क्लियर। तो यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इस तरीके के आप बोल सकते हो इसको। क्लियर। तो अब ये जो फोल्ड जो होते हैं वो क्या करते हैं कि ये जो फोल्डेड है ना अंदर वाली मेम्ब्रेन, तो उसकी वजह से जो मतलब जो सरफेस एरिया जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। क्लियर। तो उसकी वजह से क्या होता है कि मतलब इसके अंदर ज्यादा एनर्जी जो होती है, वो क्या होती है, बनती है। अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा, ओके, तो उसकी वजह से जो माइटोकॉन्ड्रिया जो होगी, जो एनर्जी बनाता है, वो एनर्जी किसकी फॉर्म में बनती है, एटीपी की फॉर्म में बनती है। तो वो एटीपी की फॉर्मेशन के लिए उसको क्या मिलता है, ज्यादा सरफेस एरिया जो होता है वो मिलता है। क्लियर। अब सबसे पहले हम सेल मतलब इसका स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सेल, मतलब सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कैसे होता है, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये दिखेंगे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं, ये दिख रहा है आपको माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, इसका जो स्ट्रक्चर्स आप देखेंगे तो बाहर तो आपको ये इस तरह का सिंपल दिख रहा है, और अंदर आपको इस तरीके की फोल्डेड स्ट्रक्चर्स दिख रही है। तो आउटर मेम्ब्रेन मतलब सिंपल होती है। क्लियर। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें छोटे मतलब फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे सरफेस एरिया क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ये प्लांट सेल। अब हम एनिमल सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया देख लेते हैं। तो एनिमल सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो भी आपको क्या होगा, दोनों का स्ट्रक्चर सेम होगा, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, डबल लेयर्ड सेल ऑर्गेनेली है। आउटर मेम्ब्रेन पोरस होती है, जो इनर मेम्ब्रेन जो होती है उसके अंदर मतलब इस तरीके के जो फोल्ड होते हैं ना, इस तरीके के फोल्ड जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। तो सरफेस एरिया जो होता है ना, वो अंदर की मेम्ब्रेन का वो बढ़ जाता है। बस इसका ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जस्ट ना, अब जो माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या है कि सेल, माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, सेल का पावर हाउस बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं, सेल का पावर हाउस कहते हैं। क्यों? जैसे पावर्स के नाम से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि पावर का मतलब क्या होता है, मतलब पावर का मतलब होता है एनर्जी। ओके, तो मतलब एक सेल के अंदर एक ऐसी जगह जहाँ पे क्या होता है, एनर्जी का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, तो उसको हम बोलते हैं, उस जगह को हम बोलते हैं पावर हाउस। तो सेल के अंदर जो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, वो जगह कौन सी है, वो पावर हाउस कौन है, उस पावर हाउस का नाम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर। तो यहाँ पे ये बताया गया है, ये वन वर्ड क्वेश्चन के लिए पूछा जाता है कि सेल का पावर हाउस किसे कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे है कि जो मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर क्या होता है, एनर्जी का क्या होता है, मतलब फॉर्मेशन होता है। ओके, एनर्जी बनती है वहां पे। क्लियर। तो जो एनर्जी बनती है वो कौन बना रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। और ये जो एनर्जी जो बनती है उसके बाद जो वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर रहती है, वो किसकी फॉर्म में रहती है, एटीपी की फॉर्म के अंदर क्या रहती है, वो स्टोर रहती है। क्लियर। एटीपी की फॉर्म के अंदर वो स्टोर रहती है। अब आपको ये ध्यान रखना है, अब एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, एटीपी का फुल फॉर्म भी आपको क्या कर लेना है, लर्न कर लेना है। और ये मतलब जो एनर्जी जो है वो एटीपी के फॉर्म के अंदर स्टोर तो हुई, लेकिन फिर ये करेगी क्या, तो उसका काम ये होता है कि जितने भी मतलब सेल, मतलब जितने भी केमिकल कंपाउंड का जो मतलब फॉर्मेशन होता है सेल के अंदर,
और जितने भी मैकेनिकल वर्क्स होते हैं उसके लिए, मतलब ऑर्गेनिजम्स के मतलब जो भी मतलब मैकेनिकल वर्क करता है उसके लिए जो भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है वो कहाँ से मिलती है, एटीपी से मिलती है। और एटीपी का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, एटीपी मतलब एनर्जी, और इस एनर्जी का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहते हैं। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिया गया है इस वाले पैराग्राफ के अंदर। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहते हैं, ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट चीज। अब नेक्स्ट है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसका खुद का क्या होता है, डीएनए होता है। क्या होता है, खुद का डीएनए होता है, और खुद का क्या होता है, राइबोसोम होता है। क्लियर, तो ये क्या करता है कि जो खुद का डीएनए है और खुद का राइबोसोम है, तो इसकी वजह से क्या करते हैं, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो खुद का प्रोटीन बनाने के अंदर क्या होते हैं, कैपेबल होते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के लिए भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि जो एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल का आपको नाम बताना है जिसका क्या होता है, खुद का क्या होता है, डीएनए होता है। डीएनए का मतलब जिसका खुद का क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। क्लियर, जेनेटिक मटेरियल का मतलब होता है डीएनए होता है जिसका, तो उसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर, यहाँ पे आपका माइटोकॉन्ड्रिया भी जो है वो कंप्लीट होता है। क्लियर, ये पिक्चर्स जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया का है। इस पिक्चर्स के अंदर हमने जैसे बताया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर, मतलब दो मेम्ब्रेन की, एक होती है आउटर मेम्ब्रेन और एक होती है इनर मेम्ब्रेन। मतलब सबसे बाहर जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है आउटर मेम्ब्रेन। ओके, जैसा मेरा एरो दिख रहा है ना वो सब आउटर मेम्ब्रेन की तरफ मैं दिखा रही हूँ। ओके, अब जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो आप देखेंगे कि वो इनर मेम्ब्रेन जो है वो आउटर मेम्ब्रेन की जैसे नहीं है। इनर मेम्ब्रेन जो है वो फोल्डेड लाइक स्ट्रक्चर्स बना रही है, जैसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नहीं होते हैं जिस तरीके से, इस तरह का फोल्डेड स्ट्रक्चर्स बना रही है ये। ओके, तो इससे क्या होगा कि जो एटीपी का जो फॉर्मेशन, मतलब अगर इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड हो गई है तो इसका जो सरफेस एरिया जो है वो कितना बढ़ गया है। जैसे एक तो नॉर्मल इतना सा एरिया होता है, ओके, और एक इस तरीके से जो मतलब फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर्स बन गई है, तो इससे माइटोकॉन्ड्रिया का जो सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज हो गया है। ओके, अगर माइटोकॉन्ड्रिया का सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो एटीपी के फॉर्मेशन के लिए उसको क्या मिलेगा, एक लार्ज सरफेस जो कि उसको प्रोवाइड होगी। क्लियर, ये दूसरी चीज। अब जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है, उसके बीच में का जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन। तो ये है आउटर मेम्ब्रेन, ये है इनर मेम्ब्रेन, और इन दोनों के जो बीच का जो स्पेस है उसको हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्लियर, अब जैसे कि मैंने बताया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड जो है माइटोकॉन्ड्रिया का उसको हम बोलेंगे मैट्रिक्स। क्लियर, अब ये जो मैट्रिक्स होती है उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, एक तो ग्रेन्यूल होते हैं, एक राइबोसोम होता है, एक डीएनए होता है। तो जो मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक ऐसा सेल ऑर्गेनेली होता है जिसका खुद का क्या होता है, डीएनए होता है। तो आप ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो इसके अंदर देख रहे हैं वो क्या है, डीएनए है, और इसका खुद का क्या होता है, राइबोसोम्स होते हैं। तो ये इसका खुद का राइबोसोम्स होता है, तो इसकी वजह से ये क्या करता है, खुद का प्रोटीन सिंथेसाइज जो होते हैं वो खुद कर सकते हैं। ओके, अब ये क्रिस्टे क्या होते हैं, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन जो होती है जो फोल्ड बनाती है, ओके, ये जो फोल्ड बना रखा है, सपोज ये वाला जो फोल्ड है इसको हम बोलते हैं क्रिस्टे। क्लियर, तो इसको आपको ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर्स जो है वो इस पिक्चर से बहुत अच्छे से किया जाएगा, समझ में आएगा। क्लियर, अब हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली है जिसका नाम है प्लास्टिड्स। क्लियर, सबसे पहले plastids are present only in plant cells. There are two type of plastids, chromoplast and leucoplast. Plastids containing the pigment chlorophyll are known as chloroplast. Chloroplasts are important for photosynthesis in plants. Chloroplasts also contain various yellow or orange pigment in addition to chlorophyll. Leucoplasts are primary organelle in which materials such as starch, oil and protein granules are stored. Clear? अब हम पहले इसको भी पढ़ लेते हैं। द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्लास्टिड्स कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स embedded in a material called the stroma. Plastids are similar to mitochondria in external structures. Like the mitochondria, plastids also have their own DNA and ribosomes. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो प्लास्टिड्स जो होते हैं
वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ प्लांट सेल के अंदर जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। जो एनिमल सेल होती है उसके अंदर प्लास्टिड्स जो होते हैं वो एब्सेंट होती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्लास्टिड, एक जस्ट ओके। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे जो प्लास्टिड जो होता है उसको अगर आप बाहर से देखेंगे ओके, तो उसका जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स जो होता है वो किसके जैसा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की जैसे होता है ओके। यदि प्लांट सेल के अंदर आप मतलब बाहर से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि प्लास्टिड और जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो दोनों का जो शेप जो होता है वो लगभग एक जैसा होता है। क्लियर, पहली चीज। अब जो प्लास्टिड्स जो होते हैं वो किसका बनता है, प्लास्टिड के अंदर क्या होती है, मतलब एक मटेरियल होता है ओके। उस मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं ओके। और उस मटेरियल के अंदर बहुत सारी जो मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या होती है, मतलब एम्बेडेड रहती है, उसके अंदर मिलती है हमें ओके। तो जिस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, डबल लेयर, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ क्या होती है, दो लेयर के अंदर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, उसी तरीके से प्लास्टिड के अंदर भी क्या होती है, बहुत सारी मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रेजेंट होती है। क्लियर। अब पहली सिमिलरिटी की, जो प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया का जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है वो एक जैसा होता है। दूसरा मतलब जो प्लास्टिड जो होते हैं ना उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की जैसे ही क्या होता है, खुद का डीएनए होता है और खुद का क्या होता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। तो मतलब अगर उसके अंदर खुद का डीएनए है, राइबोसोम है, तो प्लास्टिड भी माइटोकॉन्ड्रिया की जैसे ही अपना प्रोटीन जो होता है वो सेल्फ जो होते हैं वो प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन भी है कि कैन यू नेम द टू ऑर्गेनेली वी हैव स्टडीड दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। तो मतलब जेनेटिक मटेरियल का मतलब हो गया कि जिसका खुद का डीएनए और मतलब हो ओके। तो कौन से दो ऑर्गेनेली हैं जिसका खुद का डीएनए होता है, एक तो होता है माइटोकॉन्ड्रिया ओके, ये माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर। और एक होता है प्लास्टिड जिसका क्या होता है, खुद का डीएनए होता है और खुद का क्या होता है, राइबोसोम जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। तो इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। क्लियर। अब हम प्लांट सेल के स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं कि किस तरीके से उसके अंदर प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो प्लास्टिड जो है, जो प्लास्टिड जो होते हैं वो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। ये आपको जो क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है ना, ये है प्लास्टिड ओके। क्या है, ये है प्लास्टिड ओके। प्लास्टिड जो होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट के फॉर्म में होते हैं। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट जो हो ना, इनको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिड कहते हैं। क्लियर। तो आप देखेंगे कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है, मतलब ये जो प्लास्टिड जो है उसका जो स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल अपीयरेंस जो होता है वो किसकी जैसे दिख रहा है आपको, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसको अगर आप देखेंगे, इन दोनों का जो आउटर शेप जो होता है वो मतलब एक जैसा होता है। क्लियर। तो यहाँ पे यही बताया गया है ना कि मतलब जो प्लास्टिड का जो शेप होता है वो किसकी जैसे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की जैसे। क्लियर। अब हम देखते हैं, ये हो गया हमारी इसकी शेप, प्लास्टिड का शेप, ये सब इसके अंदर हमने देख लिया इस पैराग्राफ में। अब देखते हैं कि जो प्लास्टिड्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं प्लास्टिड्स, टू टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है क्रोमोप्लास्ट और दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट ओके। जो क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, कलर, मतलब जो क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट में क्या डिफरेंस है, तो जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं वो कलरफुल होते हैं ओके। तो ये मतलब ये ग्रीन हो सकते हैं। क्लियर। ये ग्रीन हो सकता है, येलो हो सकता है या फिर ऑरेंज हो सकता है ओके। यदि कोई प्लास्टिक ग्रीन है सपोज, येलो है, ऑरेंज है, तो वो क्या होगा, क्रोमोप्लास्ट होगा। और ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। क्लियर, पहली चीज। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि यदि कोई प्लास्टिक के अंदर का कलर कैसा है, मतलब ग्रीन कलर का है, उसके अंदर कैसे मतलब यदि उसके अंदर ग्रीन कलर का है, मतलब उसके अंदर कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है। क्लियर। तो उस प्लास्टिक को हम क्या बोलेंगे, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। अब वो क्रोमोप्लास्ट जिसके अंदर क्या हो, क्लोरोफिल प्रेजेंट हो, जिसकी वजह से उसका कलर कैसा होगा, ग्रीन कलर का होगा, तो उस क्रोमोप्लास्ट को हम क्या बोल देंगे, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं उस कंडीशन के अंदर। और ये जो क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो किसके अंदर हेल्पफुल होते हैं, फोटोसिंथेसिस के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों, फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है कि जो प्लांट जो होते हैं, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस जो होता है उसके अंदर जो प्लांट जो होते हैं क्या करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं। क्या करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं। और फूड प्रिपेयर करने के लिए क्या चीज जरूरत होती है, क्लोरोफिल जो होते हैं उस पिगमेंट की
जरूरत होती है। यदि क्लोरोफिल का मतलब हो गया मतलब उस प्लांट का ग्रीन होना, क्लियर। यदि कोई प्लांट ग्रीन नहीं है तो उसके अंदर क्या है कि क्लोरोफिल एब्सेंट है। यदि उस प्लांट की लीफ के अंदर क्लोरोफिल एब्सेंट है तो मतलब वो फोटोसिंथेसिस या मतलब वो खाना प्रिपेयर नहीं कर सकता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। तो यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है और ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, तो वो आपको बताया। जो मतलब क्लोरोप्लास्ट जो है वो एक प्रकार का क्रोमोप्लास्ट होता है, ओके, उसी का टाइप है, सिर्फ उसके अंदर वो ग्रीन कलर का होता है, तो उसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट है कि ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो कलरलेस होता है और उसके अंदर क्या क्या स्टोर रहता है, स्टार्च हो सकता है या फिर ऑयल हो सकता है या फिर वो प्रोटीन ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो उसके अंदर क्या करते हैं, स्टोर रहते हैं, ओके। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, प्लास्टिड का स्ट्रक्चर्स बताया है यहाँ पे। और प्लास्टिड का स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम टू सेम माइटोकॉन्ड्रिया की जैसे ही होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की जैसे उसका डीएनए, मतलब डीएनए का मतलब उसका जो जेनेटिक मटेरियल जो है उसका खुद का जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए, और राइबोसोम प्रेजेंट होता है, क्लियर। और इसके बाद में यहाँ पे प्लास्टिड के आपको बताए हैं टाइप कि क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट की। जो क्रोमोप्लास्ट होता है उसमें क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, और क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस के अंदर हेल्प करता है। फोटोसिंथेसिस का मतलब जो प्लांट की लीफ खाना बनाती है ना उसको हम बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, क्लियर। अब हम प्लास्टिड का जो स्ट्रक्चर्स जो है उसको भी इससे अच्छे से समझ लेते हैं। तो जो प्लास्टिड जो होते हैं सबसे पहले आपको पता होगा कहाँ पे होते हैं, प्लांट सेल के अंदर होते हैं। कहाँ पे होते हैं, प्लांट सेल के अंदर होते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो प्लास्टिड्स जो होते हैं उसके अंदर भी क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की जैसे ही आप देखेंगे स्ट्रक्चर्स होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की जैसे ही इसके अंदर आउटर मेम्ब्रेन होता है और इनर मेम्ब्रेन होता है, मतलब डबल लेयर्ड मतलब ये मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, मतलब डबल लेयर सेल ऑर्गेनेल है, क्लियर। अब इसके अंदर ये बात है कि जो प्लास्टिड्स जो होते हैं उसके अंदर जो मटेरियल कंटेंट होता है, ओके, ये आप देखेंगे कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है, क्लियर। अब ये जो स्ट्रोमा जो है इसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की जैसे ही ये जो प्लास्टिड होता है उसके अंदर क्या होता है कि डीएनए जो है वो प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है प्लस राइबोसोम्स जो है वो प्रेजेंट होता है, क्लियर। और इसके अलावा आप बहुत सारे इसके अंदर देखेंगे, पॉलीराइबोसोम्स है, लिपिड ड्रॉपलेट है, ग्रेना है, मतलब ये सब चीजें जो है वो स्ट्रोमल लैमिले प्रेजेंट है। तो आपको तो सिर्फ आपकी बुक में दिया हुआ है कि एक तो ये क्या है, डबल लेयर्ड सेल ऑर्गेनेल, मतलब इसके अंदर आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है। इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है, स्ट्रोमा जो है ना, इसके अंदर जो भी कंटेंट जो होते हैं मतलब इसके अंदर जो मटेरियल जो है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा के अंदर सर्कुलेट डीएनए, मतलब ये भी माइटोकॉन्ड्रिया की जैसे एक दूसरा सेल ऑर्गेनेल है जिसका खुद का डीएनए है और खुद का क्या होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे आपको बताया भी गया है कि मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया की जैसे है, माइटोकॉन्ड्रिया की जैसे इसका सर्कुलर डीएनए प्लस राइबोसोम जो होता है वो प्रेजेंट होता है, क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैक्यूल्स, ओके। वैक्यूल्स आर स्टोरेज sacs for solid or liquid content. Vacuoles are small size in animal cell, while plant cells have very large vacuoles. The central vacuole of some plant cells may occupy 50 to 90% of the cell volume. Okay? तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो वैक्यूल्स जो होती है, वैक्यूल्स क्या है, एक सेल ऑर्गेनेली होता है। वो किसके अंदर मिलता है, एनिमल सेल के अंदर भी मिलता है और प्लांट सेल के अंदर भी मिलता है, क्लियर। क्लियर हो गई बात। अब जो एनिमल सेल के अंदर जो वैक्यूल्स मिलती है उसका साइज क्या होता है, छोटा होता है। और जो प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल्स मिलते हैं वो कैसे होते हैं, लार्ज, मतलब बड़ी होती है, क्लियर। ये दोनों के अंदर डिफरेंस है, दोनों के अंदर वैक्यूल्स सिमिलरिटी है लेकिन साइज का डिफरेंस है। जो एनिमल सेल के अंदर जो वैक्यूल होगी वो छोटी छोटी होगी और जो प्लांट सेल होगी उसके अंदर वैक्यूल्स जो होती है वो बड़ी होती है। अब ये बताया गया है कि जो कुछ प्लांट सेल्स जो होते हैं उनके अंदर जो मतलब सेंटर के अंदर अगर कोई वैक्यूल है तो उसके अंदर जो वो वैक्यूल जो होती है वो उस प्लांट सेल का कितना एरिया कवर कर लेती है, 50 टू 90% जो है वो उस सेल का एरिया जो होती है वो कवर कर लेती है, क्लियर। अब वैक्यूल्स होते क्या है, जैसे वैक्यूल्स में क्या है कि जैसे इस तरह की स्ट्रक्चर्स होती है, ओके। एनिमल सेल में अगर इतनी है तो प्लांट सेल के अंदर कैसी होगी, इतनी बड़ी बड़ी वैक्यूल्स जो होगी वो सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। और इनका काम क्या होता है कि ये जो होती है ना, इनके अंदर कोई भी सॉलिड और लिक्विड को आप क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो,
क्लियर। अब हम देख लेते हैं सब में स्ट्रक्चर्स। प्लांट सेल के अंदर सबसे पहले वैक्यूल्स देखते हैं। तो प्लांट सेल के अंदर आपको ये जो इतनी बड़ी जो दिख रही है ना, ये वाला जो हिस्सा जो दिख रहा है, ये क्या है, वैक्यूला। तो कितनी बड़ी वैक्यूल जो है वो इस प्लांट सेल के अंदर आप देखने को मिल रही है आपकी। और कितना एरिया, 50 to 90%, मतलब सेल का आधे से आधा एरिया या आधे से ज्यादा एरिया भी क्या कर सकती है, ये कवर कर सकती है। अब हम एनिमल सेल के अंदर देखते हैं। तो एनिमल सेल जो है उसके अंदर आप वैक्यूल देखेंगे तो उसके अंदर आपको ये जो छोटी छोटी मतलब जो चीजें होती है ना, मतलब छोटे छोटे इस तरीके की जो स्ट्रक्चर्स जो होती है वो दिखेगी, तो उसको हम क्या बोल देंगे, वैक्यूल कहते हैं। मतलब दोनों में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल के अंदर भी क्या होती है, वैक्यूल्स प्रेजेंट होती है। क्लियर, ये आपको याद रखना है। In plant cells, vacuoles are full of cell sap and provide turbidity and rigidity to the cell. Many substances of importance in the life is of the plant cell are stored in vacuoles. These include amino acids, sugar, various organic acids of some proteins. Okay. तो यहाँ पे बताया गया है कि जो प्लांट सेल्स जो होती है उसके अंदर वैक्यूल का फंक्शन क्या होता है, कि वो प्लांट सेल को जो वैक्यूल्स जो होती है वो क्या प्रदान करती है, टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी जो होती है वो क्या करती है, प्रोवाइड करती है। क्लियर। क्यों? क्योंकि अंदर प्लांट सेल का जितना भी कंटेंट होता है, चाहे वो सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, मतलब जो सेल का जितना भी सेल सेप होता है वो सब किसके अंदर प्रेजेंट होता है, वैक्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो जो सेल की जो टर्जिडिटी है, रिजिडिटी है, जो हार्डनेस है, जो स्ट्रेंथ है, वो सब कुछ डिपेंड करती है वैक्यूल्स के ऊपर। ओके। जितनी ज्यादा बड़ी बड़ी वैक्यूल्स होगी उतना ही ज्यादा जो प्लांट होगा उतना ही ज्यादा टर्जिड और रिजिड होगा। ठीक है। अब दूसरी चीज है कि जो प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल्स जो होती है उसके अंदर वैक्यूल्स जो होती है उसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस जो होते हैं वो क्या रहते हैं, स्टोर्ड रहते हैं। ओके। मतलब जमा रहते हैं। और ये जितने भी इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं, पहले उनके नाम आपको पता होना चाहिए। एमिनो एसिड, शुगर, और ऑर्गेनिक एसिड एंड प्रोटीन्स। क्लियर। तो ये जो वैक्यूल्स होती है ना प्लांट के अंदर, उसके अंदर ये सारे इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस है, एमिनो एसिड, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड, प्रोटीन, ये जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। और ये जितने भी इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस जो होते हैं वो प्लांट सेल को मतलब के अंदर जितनी भी केमिकल एक्टिविटी होती है उसके लिए क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके। मतलब कुल मिला के जो अगर प्लांट सेल को जीवित रखना है, ओके, प्लांट सेल अगर मतलब जीवित है, डेड मतलब, तो उसके लिए ये सारे सब्सटेंसेस जो होती है वो वैक्यूल के अंदर क्या रहते हैं, स्टोर रहते हैं। क्लियर। हो गया, क्लियर हो गया इतना कि प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल का फंक्शन क्या हुआ। एक तो सेल को क्या करेगी, टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करेगी। प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल्स होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस को स्टोर करती है। और ये सारे जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, उस प्लांट सेल को क्या करते हैं, मतलब जिंदा रखने के लिए क्या है, बहुत ही जरूरी है। क्लियर। अब हमने देखा ये प्लांट सेल का। अब हम देखते हैं कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जैसे अमीबा है, कुछ दूसरे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसके अंदर वैक्यूल का फंक्शन क्या होता है। तो जो अमीबा होते हैं उसके अंदर जो वैक्यूल्स, मतलब जैसे वो फूड ले लिया, ओके, अमीबा क्या करता है, बाहर से क्या लेता है, फूड लेता है। ओके। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का मतलब सिंगल सेल से बनता है। बाहर से वो फूड लेता है, फिर वो उस फूड को किसके अंदर ले लेता है, फूड वैक्यूल की फॉर्म में क्या आता है, वो उस फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, उस वैक्यूल के अंदर जो फूड प्रेजेंट है उसको वो धीरे धीरे क्या करता है, कंज्यूम करता है। ओके। उसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो उस फूड वैक्यूल के अंदर जो फूड होते हैं उसको डाइजेस्ट करते हैं और धीरे धीरे क्या करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं, फिर उसको अमीबा कंज्यूम करता है। क्लियर। तो अमीबा के अंदर फूड वैक्यूल का काम। ओके। क्या ये है। तो आप देख लेते हैं अमीबा का स्ट्रक्चर। जैसे ये अमीबा है, ये सिंगल सेल अमीबा आप यहाँ देख रहे हैं, एक ही सेल से बनता है और इसके अंदर ये दिखाई गई है फूड वैक्यूल जिसमें फूड प्रेजेंट होता है। क्लियर। और ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, मतलब फिर जैसे फूड लेगा फूड इसके अंदर आ जाता है, इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है। ये फूड वैक्यूल इसके अंदर आप देख रहे हैं ना, ये फूड वैक्यूल, ये फूड वैक्यूल, इन सब में क्या होता है, फूड प्रेजेंट होता है। तो अमीबा यहाँ से ले सकता है, यहाँ से, मतलब बहुत सारे फूड आते हैं, फिर उसको वैक्यूल की फॉर्म में क्या करता है, कंज्यूम करता है। क्लियर। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि जैसे दूसरे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो वैक्यूल्स जो होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है कि वो जैसे उनके अंदर, मतलब वो कहाँ रहते हैं, वाटर के अंदर रहते हैं। तो उनकी स्किन अगर सपोज बहुत ज्यादा क्या कर लेती है, वाटर इनटेक कर लेती है, तो उस वाटर को बाहर निकालना है, एक्सपेल करना है, बाहर निकालना है। क्लियर।
इसी तरीके से बॉडी के अंदर बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज होती है, इसके अंदर वेस्ट का फॉर्मेशन भी होता है, मतलब खराब चीजें भी बनती हैं, तो उनको भी क्या करना है, सेल से एक्सपेल करना है, बाहर निकालना है। तो वो किसकी हेल्प से किया जाता है, वैक्यूल की हेल्प से किया जाता है। ओके, तो दोनों के अंदर जो फंक्शंस जो है वो क्या है, अलग अलग है। प्लांट सेल के अंदर अलग है वैक्यूल का फंक्शन, जो एनिमल सेल होते हैं उनके अंदर वैक्यूल का फंक्शन अलग अलग है। क्लियर? तो यहाँ पे ये हमारा पूरे सेल ऑर्गेनेली जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है वो हम देख लेते हैं। कैन यू नेम द 2 ऑर्गेनेली वी हैव स्टडीड दैट कंटेन देयर जेनेटिक मटेरियल? तो मतलब कौन से दो ऐसे ऑर्गेनेली हैं जिसके अंदर खुद का क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। तो पहला नाम है, एक तो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, और दूसरा होता है प्लास्टिड। तो जेनेटिक मटेरियल का मतलब होता है जिसका खुद का डीएनए होता है। क्लियर? जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या हो गया, खुद का डीएनए। तो कौन से ऐसे दो ऑर्गेनेली हैं, एक तो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, एक होता है प्लास्टिड जिसका खुद का डीएनए होता है। इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम केमिकल एंड फिजिकल इन्फ्लुएंस, व्हाट विल हैपन? यदि सेल के अंदर क्या हो जाए, कभी भी उसका अंदर मतलब केमिकल चेंजेस हो जाए, या कुछ फिजिकल जैसे मतलब ब्रेक डाउन, मतलब टूट जाए, कभी सेल ब्रेक हो जाए, या फिर उसके अंदर केमिकल एक्टिविटीज जो हो रही है वो थोड़ी डिस्टर्ब हो जाए, मतलब सेलुलर मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाए, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होती है, सेल डैमेज हो जाती है। ओके, उस कंडीशन में क्या होगा कि लाइसोसोम जो होता है ना वो बस्ट हो जाता है, फट जाता है। और लाइसोसोम जब बस्ट हो जाता है तो उसके अंदर जो जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उस पूरी सेल को क्या कर देते हैं, खा जाते हैं अपने अंदर। इसीलिए हम लाइसोसोम को क्या कहते हैं, सुसाइड बैग के नाम से भी हम क्या कहते हैं, उसको जानते हैं। क्लियर? तो ये सेकंड और थर्ड क्वेश्चन हो गया हमारा। अब जो फोर्थ क्वेश्चन है कि वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज इनसाइड द सेल? तो प्रोटीन का सिंथेसाइज सेल के अंदर कहाँ होता है, वो होता है राइबोसोम के अंदर। ओके, तो ये हमारे फोर्थ चारों क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पे सोल्व हो गए। अब हमारा जो है यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज ऑल्सो द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट। ओके, और इसको हम और भी क्या बोलते हैं, मतलब उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। क्यों? तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो सेल होती है, ओके, जो सेल जो है, each cell thus acquires its structures and ability to function because of the organization of its membrane and organelle in specific ways. The cell thus has a basic structural organization. This helps the cell to perform functions like respiration, obtaining nutrition, clearing the waste material and forming new proteins. तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन जो हमें बताया गया ना कि सेल को हम स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों बोलते हैं, तो आप देखेंगे कि जो हर सेल जो होती है वो किसकी बनी होती है, मेम्ब्रेन की बनी होती है। ओके, और मेम्ब्रेन और किस सेल ऑर्गेनेली की बनी होती है। ओके, तो सेल जो होती हैं वो क्या करते हैं, उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। ओके, सपोज एक सेल से बना है तो वो सिंगल सेल होगा, और किसी जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें बहुत सारे सेल जो होती है वो कंबाइंड हो जाती है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। क्लियर? अब ये बताया गया है कि फंक्शनल यूनिट है ये हमारी। क्यों? तो आप देखेंगे कि जो कोई भी जो सेल जो होती है ना, वो अगर मतलब बहुत सारी सेल मिलके बनाती है टिश्यू, टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन, और ऑर्गन्स जो होते हैं, फिर वो जो ऑर्गन्स होते हैं वो उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या करते हैं, रेस्पिरेशन का काम करते हैं, न्यूट्रिशन का काम करते हैं, मतलब एक्सक्रीशन का काम करते हैं, मतलब वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं, नए प्रोटीन्स बनाते हैं। तो ये सब काम कौन करता है, वो ऑर्गन्स करते हैं। और ये सारे ऑर्गन्स जो होते हैं वो किससे बने हैं, सेल से मिलकर बने हैं। ओके, तो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शन हो रहे हैं, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, प्रोटीन सिंथेसिस, ये सब कौन कर रहा है, ऑर्गन्स कर रहे हैं। क्लियर? और ये ऑर्गन्स किससे बने हैं, सेल से मिलकर बने हैं। ओके, तो इसीलिए सेल से मिलकर बने हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं, सेल को हमारी स्ट्रक्चर यूनिट कहते हैं। और ये सेल जो है वो हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं इंपॉर्टेंट, डाइजेशन है, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, ये सारे कौन करता है, सेल करती है। क्लियर? तो ऑर्गन्स करते हैं, लेकिन उस ऑर्गन का बेस कौन है, वो ऑर्गन्स बने किससे हैं, मतलब सेल से बने हैं। इसीलिए ये जो सेल है वो ही बेसिक फंक्शनल यूनिट है हमारी उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स की या फिर लाइफ की। ओके, तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि मतलब पूरा चैप्टर
कि इसमें हमने क्या पढ़ा है, सेल के बारे में पढ़ा है और सेल ऑर्गेनेली उसके फंक्शंस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसके जितने भी ये कीवर्ड्स जो है वो आपको पूरा इसकी समरी है जो आपको कर लेनी है, और इसके बाद ये कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस है जो आपको खुद को सेल्फ करने हैं। क्लियर? हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें ये भी जरूर सॉल्व करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आप यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।